नमस्कार। भारतीय संविधान दुनिया के सबसे लंबे संविधानों में से एक। तो कभी सोचा है कि इतने सारे नियम कानून, इतनी सारी बातें, ये सब मैनेज कैसे होती हैं? इसका एक सीक्रेट है और वो हैं इसकी 12 अनुसूचियां। आज इन्हीं अनुसूचियों की कहानी को हम समझेंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो सवाल ये उठता है ना कि जब संविधान में पहले से ही इतने सारे आर्टिकल्स हैं, तो फिर ये अलग से शेड्यूल्स या अनुसूचियां क्यों? क्या इससे चीजें और कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाती? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, एक मिनट के लिए सोचिए। आप कोई किताब पढ़ रहे हैं और कहानी के बीच में ही लेखकों की पूरी लिस्ट, मुश्किल शब्दों के मतलब, सब कुछ डाल दिया जाए। पढ़ने का मजा ही किरकिरा हो जाएगा, राइट? अनुसूचियां, शेड्यूल्स बस यही काम करती हैं। वो संविधान के अपेंडिक्स की तरह हैं, जो मेन आर्टिकल्स हैं उनको एकदम क्लीन रखती हैं, और जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स, टेबल्स या लिस्ट्स हैं वो सब इन अनुसूचियों में डाल दी जाती हैं ताकि सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रहे। तो चलिए एक छोटा सा टाइम ट्रैवल करते हैं। चलते हैं साल 1950 में, जब हमारा संविधान लागू हुआ था। उस वक्त ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 8 अनुसूचियां थीं। तो शुरू करते हैं इन 8 से, एक एक करके। तो सबसे पहले अनुसूची नंबर 1। ये भारत की बुनियाद है। इसे आप भारत का ऑफिशियल मैप समझ सकते हैं। हमारे देश में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम क्या हैं, उनकी सीमाएं कहाँ तक हैं, ये सारी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। मान लीजिए कल कोई नया राज्य बनता है, जैसे तेलंगाना बना था, तो उसका नाम सबसे पहले इसी लिस्ट में जोड़ा जाएगा। तो देश के पॉलिटिकल मैप में कोई भी बदलाव सबसे पहले यही रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, अब आते हैं अनुसूची नंबर 2 पर। और ये पूरी तरह से पैसे, मतलब सैलरीज और अलाउंसेस से जुड़ी है। देश के जो सबसे बड़े पद हैं, प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इन सबको कितनी सैलरी मिलेगी, क्या भत्ते मिलेंगे, ये सब कुछ दूसरी अनुसूची में लिखा है, ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अब बारी है अनुसूची 3 की। ये जुड़ी है कस्मों और वादों से, मतलब ओथ्स एंड एफर्मेशंस। जब कोई मंत्री, सांसद या जज अपना पद संभालता है तो वो एक शपथ लेता है ना? तो वो शपथ में क्या बोलेंगे, उसके एग्जैक्ट शब्द क्या होंगे, वो सब इसी तीसरी अनुसूची में दिए गए हैं। और ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये पब्लिक ऑफिस में बैठे हर इंसान को उनकी बड़ी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथी अनुसूची पर। ये पावर बैलेंस के बारे में है। देखिए, हमारी संसद का जो अपर हाउस है, राज्यसभा, उसमें हर राज्य को नुमाइंदगी मिलती है। पर सवाल यह है कि किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी। इसका जवाब देती है चौथी अनुसूची। ये हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा की सीटों का बंटवारा करती है पॉपुलेशन के आधार पर, ताकि हर राज्य की आवाज संसद तक पहुंचे। पांचवी अनुसूची ये थोड़ी खास है। ये हमें भारत के कुछ ऐसे इलाकों में ले जाती है जहां जनजातीय समुदाय रहते हैं। इन समुदायों का अपना एक अलग कल्चर है, एक अलग जीवन शैली है। तो पांचवी अनुसूची इन्हीं शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के बारे में स्पेशल प्रोविजंस बनाती है। इसका मकसद ये है कि इन समुदायों के अधिकारों, उनकी जमीन और उनकी संस्कृति की रक्षा की जा सके। अब छठी अनुसूची भी कुछ कुछ पांचवी जैसी ही है, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट के कुछ खास इलाकों पर फोकस करती है, स्पेसिफिकली असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरियाज पर। इन इलाकों के प्रशासन के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं। यहाँ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई गई हैं। आप इन्हें एक तरह की मिनी गवर्नमेंट समझ सकते हैं, जो इन समुदायों को अपने स्थानीय मामलों को खुद मैनेज करने की पावर देती है, ताकि उनकी यूनिक आइडेंटिटी बची रहे। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल पर, 7वीं अनुसूची। इसे आप भारतीय शासन व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है। मतलब कौन किस विषय पर कानून बना सकता है। इसमें 3 लिस्ट हैं। पहली, यूनियन लिस्ट। इसमें वो सब्जेक्ट हैं जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, जिन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगी। दूसरी है स्टेट लिस्ट, जैसे पुलिस, खेती, ये राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, जैसे शिक्षा, शादी ब्याह, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यही सिस्टम हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को स्मूथली चलाता है। और अब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की आखिरी यानी 8वीं अनुसूची। ये भारत की आत्मा, इसकी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करती है। ये है भाषाओं के बारे में। भारत में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, पर किन भाषाओं को ऑफिशियली मान्यता मिली हुई है? इसका जवाब है 8वीं अनुसूची में। आज इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। इंटरेस्टिंगली, जब संविधान बना था तब इसमें सिर्फ 14 भाषाएं थी।
समय के साथ और भाषाओं को इसमें जोड़ा गया, जो दिखाता है कि हमारा संविधान भारत की भाषाई विविधता का कितना सम्मान करता है। तो ये थी वो 8 अनुसूचियां जो शुरू से थी, लेकिन जैसा कहते हैं हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, वो समय के साथ इवॉल्व होता है। तो आगे चलकर 4 और नई अनुसूचियां जोड़ी गईं। ये अमेंडमेंट्स क्यों हुए? भूमि सुधार के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए और सबसे बढ़कर पावर को ग्रासरूट लेवल तक, मतलब आम लोगों तक पहुंचाने के लिए। चलिए इन नई चारों को भी फटाफट समझ लेते हैं। 9वीं अनुसूची, ये जमींदारी खत्म करने और लैंड रिफॉर्म्स को लीगल चैलेंजेस से बचाने के लिए लाई गई। फिर आई 10वीं अनुसूची, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। ये उस आया राम गया राम वाली राजनीति को रोकने के लिए थी, जिसमें नेता जीतने के बाद पार्टी बदल लेते थे। और फिर आई 11वीं और 12वीं अनुसूचियां। ये तो बिल्कुल रेवोल्यूशनरी थीं। इन्होंने गांवों में पंचायतों को और शहरों में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को असली ताकत दी। ठीक है, तो हमने 1 से लेकर 12 तक सारी अनुसूचियां देख लीं। पर सवाल ये है कि आखिर ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं? आम आदमी के लिए इनका क्या मतलब है? देखिए, असल में ये अनुसूचियां संविधान का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। ये सिर्फ लिस्ट्स नहीं हैं, ये गवर्नेंस में क्लैरिटी लाती हैं। ये केंद्र और राज्यों को बताती हैं कि किसका क्या काम है। ये संविधान को फ्लेक्सिबल बनाती हैं ताकि वो समय के साथ बदल सके। और ये हमारे समाज के कुछ खास वर्गों के हितों की रक्षा भी करती हैं। तो एक तरह से ये भारत के लोकतंत्र को चलाने वाले इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। और अब जाते जाते एक सवाल, आज की दुनिया में नई नई चुनौतियां हैं, जैसे डेटा प्राइवेसी, क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमें एक 13वीं अनुसूची की जरूरत पड़े? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है। इस पर सोचेगा जरूर।